इस तरह से हम लोगों ने टोटल अपना मेंस्ट्रुएशन जो कि 11th एंट्रेंस का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि पॉलिनोमियल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन वी हैव ज्योमेट्री, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मेंस्ट्रुएशन हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। तो जल्द से जल्द क्यों ना हम लोग सारे फॉर्मूले का क्विक रिवीजन करते हैं ना, जितना जल्द से जल्द हो सकता है। बस आप अपने पेजेस पलटेंगे, वैसे मैं आपको फॉर्मूला स्वीप पूरा दे दूंगा, मेंस्ट्रुएशन के प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर के सारे फॉर्मूले एक जगह, जितने ट्रिक्स हैं सब एक जगह, जितने की रिजल्ट्स हैं करीबन 20-20 रिजल्ट्स हैं, एक में तो 28 है करीबन सॉलिड में, वो सारे रिजल्ट्स एक जगह। रिजल्ट याद रखो, कल को ऐसा सवाल है हमेशा आंसर वही होगा, ठीक है, वो मैं आपको सबको दे दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर शुरुआत आप लोगों ने कहा, आपने कहाँ से किया था। सबसे पहले हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन ऑफ प्लेन फिगर देखा था, और प्लेन फिगर में हम लोगों ने ये देखा था कि पहले आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए। जितने भी प्लेन फिगर है उसको हम लोग अगर एरिया की बात करें तो हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं या पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन SI यूनिट मीटर है ना। अच्छा, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट एरिया जो अक्सर आ जाता है, दैट इज हेक्टेयर है, दूसरा एकड़ है ना, एकड़। तो कहते हैं एक एकड़ में 100 मीटर स्क्वायर होता है और एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना, एरिया, ठीक है। तो ये एरिया के दो बड़े अच्छे यूनिट्स हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपने यूनिट्स का कन्वर्जन पता होना चाहिए, बड़ा यूनिट छोटा यूनिट सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटीमीटर में डेटा दे रखा है और आपको मीटर में जाना है तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, या अगर मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर में जाना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आता है। तो फिर हमने शुरुआत किया था, सबसे पहला प्लेन फिगर दैट वाज ट्रायंगल। हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में जाना था, और ट्रायंगल के बारे में हमने इसका पेरीमीटर देखा था। इसका पेरीमीटर तीनों साइड को अगर हम जोड़ दें तो हमारा पेरीमीटर हो जाता है। एरिया के बारे में बात किया था हम लोगों ने कि सर इसका एरिया हम चार तरह से निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कब क्या दे रखा है। जैसे अगर आपको बेस दे रखा है और आपसे हाइट दे रखा है तो आप एरिया हाफ बेस इनटू हाइट बोल दोगे। सर अगर आपको तीनों वर्टेक्स दे रखा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो फार्मूला 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 और फिर x3 y1 minus y2 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ा। अगर कल को आपको तीनों साइड दे रखा है तो सबसे भयानक फार्मूला दैट इज गिरोन्स फार्मूला s minus a s minus b s minus c का अंडर रूट कैलकुलेट करो। इसीलिए हम लोगों ने s देखा था, s वाज पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर बाय 2 यानी a plus b plus c by 2, इसको हम लोग हीरोज फार्मूला कहते हैं। और एक नया फार्मूला देखा था जो कि आपके 10th लेवल का नहीं था, लेकिन आपके 10th लेवल में मैं इस तरह के ये फार्मूला लगा के बड़े अच्छे से सवाल सॉल्व कर सकता था। तो ये साइड a है, ये साइड b और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एरिया हम लोग हाफ ab sin थीटा से भी दे सकते हैं, ठीक है। कल को ये दो साइड पता है, इसके बीच का एंगल अल्फा है तो हाफ BC, ये दो साइड यूज किया तो उसके बीच का एंगल अल्फा, सबका प्रूफ है हमारे पास। वाला रिजल्ट याद रखना था कि इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्पेशल केस की तरफ गए थे, और सबसे पहला केस हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर, दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर, अगर x माना हमने साइड तो साइड का स्क्वायर, और उसी का करस्पॉन्डिंग हाइट, तीनों हाइट हमेशा यहाँ बराबर होते हैं, एंड दैट इज √3/2 टाइम्स x के बराबर होता है। और अगर चाहो तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट x माना, बेस हमारा x है दैट इज इक्वल्स टू √3/4 x स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेंगे आप, √3/2 x आ जाएगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर भाई 3 टाइम्स x होगा, फिर तीनों साइड बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा था और आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा था, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने देखा था अगर सर दो साइड के बराबर है, ये a और a है और ये साइड b है, तो इसका पेरीमीटर तो 2a plus b हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया बहुत अच्छा है, दैट इज b/4 √4a² minus b², ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। और इसका हाइट की अगर हम बात करेंगे तो हाइट जो होता है इसके है ना, वो 1/2 √4a² minus b², यही चीज लिखा बस 1/2 टाइम्स होता है, ठीक है। ये हाइट पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे, राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि 90 डिग्री पे ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो हमारे पास हमेशा b² + p² = ac² काम कर रहा होता है, चाहे मेंस्ट्रुएशन में ज्योमेट्री ये फॉर्मूला तो बड़ा काम का है। उसके बाद हमने देखा था इसका एरिया निकालना तो हाफ बेस इनटू हाइट, इसके लिए हाफ b इनटू p कर दो तो आपको इसका एरिया निकल के आ जाएगा। इसका पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो इसका पेरीमीटर जो होगा सर वो बेसिकली परपेंडिकुलर को जोड़ा, बेस को जोड़ा और हाइपोटेनस को जोड़ दो तो आप इसका परपेंडिकुलर पता कर, सॉरी इसका पूरा पेरीमीटर पता कर सकते हो आप। अच्छा, अब फिर बात आती है सर कि अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो तो ये लेंथ दोनों बराबर हो जाएगा। तो कल को अगर ये a है, ये a है, तो और ये आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हमेशा √2 टाइम्स a हो जाएगा, ये एक रिलेशन बड़ा खास। और दूसरा इसका एरिया हाफ a² बेस इनटू बेस, और पेरीमीटर जो हो जाएगा वो 2a + h हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे और एक स्केलेन ट्रायंगल के बारे में देखा था। सर स्केलेन ट्रायंगल ऐसे कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं, ज्यादा मजेदार ट्रायंगल नहीं, उसमें यूजुअली हम लोग ये चार जो फॉर्मूले देखे हैं डिपेंडिंग अपॉन कब क्या दे रखा है उसमें से कोई भी लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, एरिया निकाल सकते हैं।
उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बड़ी खास बात थी कि सर इस वाले वर्टेक्स पे अगर हम साइड गिराएंगे आगे तो वो एरिया जो है, अगर ये लेंथ जो x है और ये हाइट h है, तो एरिया हाफ h इंटू x इंटू h इंटू x के बराबर होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमारा कोई स्पेशल केस नहीं होता, तो उन चारों में से कोई ना कोई हम लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखा था, एरिया एंड पेरीमीटर रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हमने जाना था कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है उसके अगर एक डायगोनल में पता उसके करस्पॉन्डिंग दो हाइट हमें उस डायगोनल में पता है तो उसका हम एरिया बता सकते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल? द एरिया विल बी हाफ sum of these heights h1 plus h2 into diagonal। अगर ये diagonal AC है तो diagonal को लेंथ मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद हमने इसका स्पेशल टाइप देखा था। सबसे पहले देखा उस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया चाहिए तो आप क्या करो, पैरेललोग्राम का बेस है ये और इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है जिस भी बेस पे आप डाल रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करो तो बेस इंटू हाइट से आप उसका एरिया निकल जाता है। तो अगर ये बेस है और ये मान लीजिए p है, ये p है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बेस प्लस 2 टाइम्स p है ना, ऐड कर लेंगे सिंपल। अच्छा पैरेललोग्राम की बात फिर हम लोगों ने देखा था इस तरह एक रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल के बारे में ऑलरेडी सब हम लोग ज्योमेट्री में जानते थे, बस हमें यहाँ पे एरिया के बारे में बात करना था। ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, तो एरिया इसका सर L इंटू बी होता है और इसका जो पेरीमीटर है सर दैट इज 2 टाइम्स L प्लस बी होता है और जो डायगोनल का लेंथ होता है सर दैट विल बी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग स्क्वायर देखा था, स्क्वायर में जाना था उसका एरिया a स्क्वायर के बराबर होता है, उसका पेरीमीटर 4 टाइम्स ये होता है और उसका डायगोनल रूट 2 टाइम्स a के बराबर हो जाता है। और अगर रोम्बस के बारे में बात करूं तो रोम्बस जो होता है वो सारे साइड्स बराबर होता है और इसमें एरिया का आपको दो फॉर्मूला, आप ये परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला चला सकते हैं, पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला चला सकते हैं दैट इज बेस a माना और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट h ले लिया, क्योंकि रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। या इसका एक और बड़ी खास फॉर्मूला होता है सर, इसका डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, बाइसेक्ट कर रहा होता है एग्जैक्टली, जिसका एरिया का फॉर्मूला हाफ d1 d2 भी आप चला सकते हैं। इनफैक्ट स्क्वायर इज आल्सो रोम्बस है ना, स्क्वायर को भी हम रोम्बस कर सकते हैं, इसलिए सेम फॉर्मूले से स्क्वायर का हाफ डायगोनल का स्क्वायर करके भी एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाला जा सकता है। उसके बाद मूव फॉरवर्ड टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में देखा था कि कोई भी अगर ट्रेपेजियम है तो उसका एरिया होता है कि सर व्हाट हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स a प्लस b इनटू हाइट, उनके बीच की जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और देखा था कि काइट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं सर। तो काइट के एरिया डायगोनल दोनों 90 डिग्री पे तो इसका भी एरिया हाफ d1 इनटू d2 के बराबर आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने पैरेललोग्राम फिनिश किया। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और सर्किल की तरफ आगे बढ़े थे और सर्किल के बारे में जाना था कि एक सर्किल है जिसका रेडियस अगर r है तो डायमीटर के साथ रेडियस का हमेशा एक रिलेशन होता है और उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वो 2 पाई r के बराबर होता है। जो पाई होता है वो इसकी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो होता है और इसका एरिया जो निकल के आता है वो पाई r स्क्वायर निकल जाता है। इसका मैंने दिखाया था पाई r स्क्वायर कैसे निकल के आता है, ठीक है। तो सर्किल के बारे में इतना हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग 3 बातें खास बातें सर्किल के बारे में जाना था कि सर इसका जो आर्क लेंथ है r ना, ये अगर हमने इसको बांट दिया सर्कमफ्रेंस को तो ये अगर एंगल थीटा बना तो आर्क लेंथ जो होता है माइनर आर्क छोटा वाला भाई थीटा अपॉन 360 डिग्री और ये आर्क बेसिकली सर्कमफ्रेंस का डिवीजन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 पाई लगाते हैं। और अगर एक सेक्टर बन जाता तो थीटा अपॉन 360 डिग्री रखते लेकिन बस यहाँ फॉर्मूले में पाई r स्क्वायर लगा देते हैं अगर सेक्टर आ जाता है, माइनस सेक्टर कैसे निकाल देते हैं। और अगर कल कोई सेगमेंट की बात हो जाए कि भाई एक कॉर्ड है देख लेते हैं, कॉर्ड है, इस सेगमेंट का एरिया बताइए, तो उसके लिए हम लोग सिंपल देखा था एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 4 तरह से किसी भी तरह से निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। उसमें फिर भी मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि हमेशा रेडियस थीटा होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला माइनस करें हाफ, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली चलाएं ये वाला, तो हाफ r स्क्वायर sin थीटा के बराबर होता है। और sin थीटा का भी फॉर्मूला अगर हम 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 लगा दें तो ये हमारा सारा खेल हमारे लेवल का आ जाता है। कल अगर यहाँ पे 120 डिग्री दे रखा है तो sin 120 डिग्री आप अपने लेवल में नहीं बता पाओगे तो इसको हम बड़े आराम से बता सकते हैं। तो ये सर्किल के जो फॉर्मूले थे हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पॉलीगन शुरू किया था। एक पॉलीगन के बारे में अगर वो इररेगुलर है तो उसका पेरीमीटर निकालना तो सब लेंथ को अलग अलग छोड़ लो, अगर उसका एरिया निकालना है तो भाई दायां बायां करके आपको एक ट्रायंगल है, एक रोम्बस है, एक ट्रेपेजियम, इस तरह सारा एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको इसको वर्टेक्स दे रखा है तो इस वर्टेक्स के फंडे से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़े अच्छे से सीखेंगे। पर अगर एरिया निकालना तो अलग अलग आप कर लो, क्लास 8 में आपका क्या है। लेकिन अगर रेगुलर हो जाए जैसे मैंने रेगुलर हेक्सागन का एग्जांपल दिया था तो हम लोग सेंटर में एंगल निकालते हैं। सेंटर में एंगल जो भी होगा 360 डिग्री होगा और डिवाइड करते हैं n से तो कितना निकल गया 60 डिग्री। तो कहते हैं कि भाई अगर रेगुलर हेक्सागन होगा तो 60 डिग्री सब सेंटर में बन रहा है और हम लोग ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं ना, इंटीरियर एंगल
ये भी 60 निकल जाता है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होता है। तो अगर ये साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए हो जाता है। ये तो रेगुलर हेक्सागन के केस में बीच में 60 बना, अगर रेगुलर पेंटागन हो जाए तो बीच में 60 डिग्री नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग रेगुलर पेंटागन लिया है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 360 डिवाइड बाय 5, है ना, हर सेंटर में हर साइड के हिसाब से 5 साइड है तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब इसका आधा जो होगा वो ये एंगल होगा, ठीक है। अगर ये लेंथ ए है हमारा, ये लेंथ ए है हमारा, तो ये वाला हाइट बिल्कुल ना a/2 हो जाएगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चला के ये लेंथ पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सब के सब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं। तो किसी एक का एरिया निकाल लो, उसको 5 टाइम्स कर लो तो एरिया ऑफ ये रेगुलर पेंटागन पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लेन फिगर फिनिश किया था और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे हम लोगों ने, जो कि कुछ खास के अगर कहता है कल को आपको कि सर एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है, तो इस सर्किल का जो रेडियस है इसको हम इन सर्किल कहते हैं, इसका रेडियस क्या होगा, तो कहते हैं इसका रेडियस आप बड़े आराम से डेल्टा बाई एस से निकाल सकते हो। डेल्टा बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल दे रखा हो डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर्स कर दोगे तो इसका रेडियस निकल के आ जाएगा। और इतना ही नहीं सर, हमने ये भी देखा था कि अगर सर्किल जो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो अगर इसका रेडियस पूछा जाए दैट इज कैपिटल आर, इसको हम सर्कम रेडियस कहते हैं। इस कैपिटल आर की भी वैल्यू ABC/4 डेल्टा के बराबर होता है। ABC बेसिकली साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर और 4 टाइम्स डेल्टा इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। और इतना ही एक और बात हम लोग देखा था, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो सर्कम रेडियस होता है कैपिटल आर उसके हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखा था और 2-4 और भी रिजल्ट्स देखे थे, उस रिजल्ट्स पे बेस हम लोगों ने सवाल किया था। तो करीबन हम लोगों ने 15-20 सवाल से प्लेन फिगर पे किया था, बहुत सारे रिजल्ट्स देखे थे हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग ना सॉलिड फिगर्स में आ गए थे और सॉलिड फिगर्स में सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है, उस सिमेट्रिकल फिगर का अगर आप वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का डिफिनेशन समझ जाओ तो आपको मोस्टली फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ एनी सिमेट्रिकल फिगर, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर होता है वो हमेशा एरिया ऑफ द बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, जो उसका हाइट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वॉल्यूम हो जाता है। और उसके बाद अगर उसका कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो कर्व सरफेस एरिया इज ऑलवेज ना एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस, इसका जो भी पेरीमीटर है उसको एक साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाता है। और मैंने आपको दिखाया था एग्जैक्ट कर्व सरफेस एरिया कहते हैं किसको, क्योंकि आपको जिस दिन पता नहीं होता है आप रटते हो चीजों को, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखा टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, कर्व सरफेस एरिया में जो भी रिमेनिंग एरिया टॉप और बॉटम का उसको हम जोड़ देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। उसके बाद सबसे पहला हम लोगों ने सिमेट्रिकल फिगर देखा दैट वाज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में हमने ये जाना था कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज LBH, L into B into H क्यूबॉइड, है ना। उसके बाद फिर हमने इसका देखा था कि इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है, इसका लैटरल सरफेस एरिया 2 टाइम्स L plus B into H के बराबर होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सर, तो 2 टाइम्स LB plus BH plus HL होता है सर। और सबसे लॉन्गेस्ट रॉड जो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं दैट इज L square plus B square plus का H square। उसके बाद हम लोगों ने क्यूब पे आ गए थे, क्यूब का वॉल्यूम देखा था एक क्यूब। उसके बाद हम लोगों ने इसका CSA देखा था, 4 स्पेस है तो 4A स्क्वायर। इसका TSA हम लोगों ने देखा था 6A स्क्वायर। और सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर जो सबसे लार्जेस्ट रॉड जो हम इसमें फिट कर सकते थे दैट वाज √3 टाइम्स A। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला भी देखा था F plus E minus B जो कि 2 के बराबर होता है, पूछेगा फिर भी हमने बता दिया था आपको। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था आगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर के हम लोग 2 तरह के देखा था, क्या वो सॉलिड है या हॉलो है। अगर वो सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h होगा, और अगर उसका कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो 2 पाई RH होगा, और उसका अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो दैट विल बी है 2 पाई RH plus 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम हॉलो के बारे में बात करें तो हमें पहला पूछा जाएगा कितना मेटल यूज हुआ है। तो मेटल के हिसाब से पहले तो हमने किया पाई बड़ा वाला r में से छोटा वाला r का स्क्वायर घटा दिया इनटू h। तो बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम। अच्छा सर कितना हम उसमें सामान रख सकते हैं, तो छोटा वाले रेडियस के हिसाब से तो पाई r स्क्वायर। सर उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो पूछेगा इनर है या आउटर है, तो बढ़िया इनर और आउटर बताना। अगर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा है उस केस में हम दोनों बताएंगे, इनर वाला भी बताएंगे और आउटर वाला भी बताएंगे। तो इनर हो जाएगा इनर वाले रेडियस के हिसाब से और आउटर हो जाएगा आउटर वाले रेडियस के हिसाब से। और इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया आएगा ही आएगा। ऊपर एक रिंग होगा नीचे भी एक रिंग होगा तो उसका रिंग का एरिया पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसे 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग कोन की तरफ आ गए थे, राइट सर्कुलर कोन, है ना। फिर डिफिनेशन देखा था राइट सर्कुलर कोन एग्जैक्टली कहते हैं किसको, और हमने जाना था कि उसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। और उसका कर्व सरफेस एरिया हमने डिराइव किया था कि वो पाई r l के बराबर स्लाइड हाइट के बराबर आता है पाई r into l, और l जो होता है वो √h² + r² के बराबर होता है।
उसके बाद उसका हमने टीएसए निकाला था, दैट इज कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और उसमें से एक सर्किल एरिया बच जाता है नीचे ना पेंदा में पाई आर स्क्वायर, वो पाई आर स्क्वायर ऐड करते उसका टीएसए मिल जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्रस्टम ऑफ कोन देखा था कि कोन को अगर हम काट दें है ना या किसी हाइट से, जो ये फिगर बनता है दैट विल बी फ्रस्टम ऑफ कोन। अब फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम को याद करना बहुत आसान है, 1/3 पाई और यहाँ पे इनटू एच, बस यहाँ पे दो आ रहा है, बड़ा वाला आ रहा है छोटा वाला आ रहा है, तो सबका स्क्वायर कर दो, पेयर के हिसाब से भी मल्टीप्लाई कर दो, बस स्क्वायर रखना है बीच में। उसके बाद फिर मैं बताया इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, तो पाई आर छोड़ो एल का है, अब यहाँ पे एल जो होता है वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, मैं करके दिखाया था कि कैसे निकल के आया था आर माइनस आर का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इसका आर सीएससी की बात करें तो आर दोनों है, यहाँ पे पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, यहाँ पे आर दोनों, छोटा वाला आर भी बड़ा वाला आर भी लेंगे हम। और टीएसए की अगर हम बात करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया तो आया नीचे भी पेंदा एक सर्किल है दैट इज पाई बड़ा आर स्क्वायर और एक ऊपर भी है दैट इज पाई छोटा आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग ने फ्रस्टम ऑफ कोन के सारे फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे स्फीयर की तरफ, और स्फीयर में हमने देखा था दो तरह के स्फीयर, या तो सॉलिड था या तो हॉलो था। अगर सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम हम लोगों ने देखा था 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका जो सीएसए था दैट वाज 4 सर्किल का एरिया छुपा हुआ है, याद कराया था मैंने आपको। फिर टीएसए की हम बात करेंगे तो टीएसए भी कुछ उसका डिफरेंट नहीं होता सर, लेकिन अगर वो हॉलो है, अगर वो हॉलो है तो बात आती है सर हॉलो है तो 2 रेडियस आएगा, तो उसमें मेटल कितना लगा बनाने में, तो बाहर वाला वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस छोटा वाला आर का क्यूब, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, आर क्यूब माइनस आर क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी चला सकते हैं। उसके बाद इसमें सर कितना हम समान रख सकते हैं, तो सिर्फ अंदर वाले के साथ हम समान रख सकते हैं, दैट वी हैव 4/3 पाई छोटा वाला आर का क्यूब, दैट्स इट। व्हाट मेटल यूज, ये इतना वॉल्यूम हम रख सकते हैं। इसका सीएसए फिर से इनर वाला है या आउटर वाला, अगर इनर वाला है तो 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, आउटर वाला है तो 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। अच्छा इसका टीएसए की बात करेंगे हम तो जो इसका सीएसए होगा वही इसका टीएसए होगा। फिर हम लोग आए थे हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर के बारे में जाना था कि हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, बस स्फीयर का आप आधा कर दो तो हेमिस्फीयर। अब ये भी दो तरह का हो सकता है, या तो ये सॉलिड है या तो ये भाई साहब हॉलो है। अगर सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम जैसे इसका आधा हो जाएगा दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सीएसए कितना होगा, इसका सीएसए में सर 2 सर्किल का एरिया छुपा होता है ना, मैंने आपको याद करवाया था, दिस वी हैव 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टीएसए कितना हो जाएगा सर, एक और ऊपर सर्किल आ गया सर, तो दिस वी हैव 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका अगर हम हॉलो के बारे में बात करें तो हॉलो का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब हॉलो है तो हॉलो में मेटल कितना यूज हुआ, तो बाहर वाला वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा दिए हम लोग, तो ये 2/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब माइनस छोटा वाला आर क्यूब। अच्छा इसमें कितना सामान रख सकते हैं कटोरी में, तो बस छोटा वाला रेडियस के हिसाब से रख सकते हैं, तो दैट वी हैव 2/3 पाई छोटा वाला आर क्यूब। अच्छा सर इसका सीएसए कितना होगा, इसका सीएसए सर अब बात है कि इनर है या आउटर है, अगर इनर है तो सर 2 सर्किल से तो 2 पाई आर स्क्वायर, और आउटर पूछे तो बाहर वाला बड़ा वाला आर यूज कर लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर इसका टीएसए की अगर हम बात करेंगे तो टीएसए सीएसए भी आएगा और ऊपर एक रिंग भी आएगा, एक रिंग ऊपर दिखेगा, द एरिया ऑफ रिंग इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे फॉर्मूले देखे थे और कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देखा था कि हम जब सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसे वहां पे हम लोगों ने 2D में देखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें वो जो फॉर्मूले पड़े उन सबको यूज होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर कर रहे हैं तो जो चीजें हमने यहाँ पे यूज किया उसकी जरूरत पड़ती है। और जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसमें वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। लेकिन एक सवाल हमने ऐसा भी देखा था जहां पे हम लोगों ने एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया को हम लोगों ने बराबर किया था, तो बस वहां पे एरिया को इक्वेट किया था ना, जो हम लोगों ने क्यूबाइड वाला सवाल देखा था और एक रेक्टेंगुलर शीट के बारे में बात किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने पूरा मेंसुरेशन का पार्ट फिनिश किया था, जहां पे मैंने आपको 4 चैप्टर ट्रिक बताए थे, है ना, बड़े शानदार अप्रॉक्सीमेशन ट्रिक था, कैसे चुटकियों में हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने डायमेंशनल ट्रिक आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, जहां पे कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं ना बेसिकली। उसके बाद फिर हम लोगों ने आपको दिखाया था परसेंटेज ट्रिक, कि अगर किसी भी रेडियस को इतना % बढ़ा दिया गया है, उसके हाइट को इतना % घटा दिया गया, तो बताओ भाई उसके वॉल्यूम में, उसके कर्व सरफेस एरिया में क्या क्या चेंजेस होगा। इस तरह के सवाल को चुटकियों में कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी बाय 11 कि जहां भी एक पाई इन्वॉल्व हो गया है वहां पे हम डिविजिबिलिटी बाय 11 का ट्रिक चला के बड़े आराम से मेंसुरेशन के सवाल बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने करीबन 100 फॉर्मूले ड्राइव और याद किए थे, और साथ ही साथ करीबन 35 से 40 सवाल किए और 4 ट्रिक को सीखा था, बहुत शानदार ट्रिक, और छोटे मोटे और भी ट्रिक बहुत सारे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर